को नमस्कार। मैं दिनेश कुमार स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज के माध्यम से हम स्टडी कर रहे हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स की, जो कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईआईटी, नीट, पीजीटी और टीजीटी सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे बॉडी चार्ज हो जाती है जब एक दूसरे के साथ रब किया जाता है या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और वहां दो तरह की टेंडेंसी देखने को मिल रही थी। वस्तुएं एक दूसरे को आपस में खींच रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, यानी कि पुल कर रही थी, और वस्तुएं एक दूसरे को रिपेल यानी पुश कर रही थी। तो आज जो हम स्टडी कर रहे हैं ये इस पुश और पुल की कंडीशन को ही स्टडी कर रहे हैं। पुश और पुल का मीनिंग होता है, ये डेफिनेशन होती है फोर्स की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज बॉडी है, आवेशित जो वस्तुएं हैं, आवेशित जो कण हैं, उनके बीच में एक बल लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। उसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि बॉडी स्टैटिक है, स्थिर है, इसलिए इन बॉडी के बीच में, इन वस्तुओं के बीच में जो बल लगेगा उसको नाम दे देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी के एक्सप्लेनेशन के लिए, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए कूलॉम का नियम है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आवेशों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, the magnitude of the electric force between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. In mathematical form, the magnitude F of the force that each of 2 point charges Q1, Q2 a distance r apart on the other can be expressed as F proportional to Q1, Q2 and F inversely proportional to R square। दोनों को मिलाने पर F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K is a proportionality constant whose numerical value depends on the system of units used. In SI unit, K equal to 1/4 pi epsilon 0 is equal to 8.988 into 10 to power 9 और अप्रोक्सीमेटली 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस द टू चार्ज exert on each other are always along the line joining them. When charges Q1 Q2
have same sign, the forces are repulsive. When the charges are of opposite sign, the forces will be attractive. तो ये है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मेनली तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला कि आवेश की मात्रा क्या है। यदि आवेशों की मात्रा अधिक होगी तो लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा। दूसरा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अगर आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। तीसरा है कि इन आवेशों के बीच मीडियम क्या है। मीडियम रख देने से, माध्यम रख देने से, भर देने से आवेशों के बीच लगने वाला बल कम होगा। तो इस तरह से तीन बातों पर जो बल लग रहा है ये तीन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ देख रहे थे कि जो सेम चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनके बीच में रिपल्सिव बल लगता है। तो रिपल्सिव बल का मतलब है जैसे मान लिया ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, यानी सेम चार्ज है। तो इनके बीच में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेंगे। जब भी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जहां पर लगने वाला फोर्स न्यूट्रल हो जाए वो हमेशा इन दोनों आवेशों के बीच कहीं होगा। विपरीत आवेश या अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो इसके लिए अगर हम न्यूट्रल पॉइंट ढूंढ रहे हैं न्यूमेरिकल में जब हम देखेंगे तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हैं, अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा दोनों के बीच में कहीं होगा। अगर अपोजिट चार्ज हैं तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो दोनों के बीच में नहीं होगा। और फोर्स जो लगता है इन दोनों के बीच में वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर होगा, लाइन पर होगा। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ हम जानते हैं जैसे कि बल एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको भी वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो r है r को हम लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर r का यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ r। तो इस तरह से ये जो f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है। Q1 Q2 भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। दो चीज़ें बदलेंगी, F एंड R, इन दोनों पर वेक्टर का सिंबल आ जाएगा। आएगा कैसे? सपोज टू
charges Q1 and Q2 are placed at points A and B। माना कि दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2, वो A और B पॉइंट पर रखे हैं। पोजीशन वेक्टर्स आर R1 एंड वेक्टर R2। यानी अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो x के साथ i यूनिट वेक्टर चलता है, इसके साथ j वेक्टर चलता है, और जो भी इस कोऑर्डिनेट में पॉइंट लगेगा, लोकेट होगा, उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 हो जाएगा R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 हो जाएगा वेक्टर R2। R1 वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर OA, वेक्टर R2 इक्वल होगा वेक्टर OB। फ्रॉम ट्राइंगल OAB, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। OA की वैल्यू है R1 वेक्टर, AB की वैल्यू है R21 वेक्टर इक्वल OB वेक्टर R2, implies that R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली R12 वेक्टर इक्वल हो जाएगा R1 माइनस R2। R21 वेक्टर जो आया है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम Q1 टू Q2, एंड वेक्टर R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम Q2 टू Q1। नाउ force on Q1 by Q2 is F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon magnitude of vector R12 square into unit vector of vector 1 R12। तो ये हो जाएगा पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगने वाले बल की वेक्टर फॉर्म। इसी तरह से सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 अप्लाइड बाय Q1, दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगने वाले बल का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा? F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन BA वेक्टर होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ BA, और F21 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से ये हो जाएगा दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगने वाले बल का वेक्टर फॉर्म। इसमें जो नई टर्म आई थी एक परमिटिविटी कांस्टेंट, इसको एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि k इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो इसको इधर ले आएंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9।
9 इंटू 10 टू पावर 9। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक यूनिट हो जाएगी, परमिटिविटी कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए भी क्या करेंगे, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसको इधर लाएंगे, ये एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा F। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर, क्योंकि 1/4 पाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके रीमान नहीं होगी, इसलिए एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर F। क्योंकि Q आवेश है, आवेश Q बराबर होता है IT, और Q बराबर IT को Q इक्वल टू IT को लिख सकते हैं हम AT। तो जो ऊपर आएगा इसका AT होल स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2 इंटू R स्क्वायर का L2। दोनों को एक साथ लिखेंगे M-1 L-3 T पावर 4 A2 M-1 L-3 T4 A2। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि दो आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर हैं तो उनके बीच में अगर इतनी परमिटिविटी का मीडियम रख दिया जाए तो उनकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, जबकि एयर की परमिटिविटी इतनी है। रिलेटिव परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगी एप्सिलॉन R, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ, यानी कि कूलाम के नियम की क्या सीमाएं हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस। नंबर 2, तो it has been experimentally concluded that this law is true for distances from 10 to power -15 meter to at least several kilometer. Yet there is no evidence to presume that this law is not obeyed for distances smaller than 10 to power -15 meter. Further, there is no experimental confirmation of Coulomb's law for very great distances, but there is also no reason to expect that this law stops being obeyed with very great distances between charges। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो limitations of Coulomb law है वो क्या है कि it is applicable only for fixed point charges, यानी अगर पॉइंट चार्ज फिक्स्ड है तो उसी के लिए एप्लीकेबल है, मूविंग चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा ये है कि एक्सपेरिमेंटली ये कंक्लूड किया गया है कि ये 10 टू पावर -15 मीटर से सेवरल किलोमीटर
के बीच एप्लीकेबल है, बट देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन और कंफर्मेशन ऑफ दैट पॉइंट। तो इस तरह से दो लिमिटेशंस हैं इसकी। दूसरा एक लिमिटेशंस है कि ये स्क्वायर रूल या स्क्वायर लॉ के रूप में ही काम करता है। अब देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि कहाँ कहाँ इससे क्या क्या हम जानकारी ले सकते हैं। दिस लॉ टेल्स अस अबाउट द फोर्सेस विच बाइंड इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस टू फॉर्म एन एटम। दूसरा है इट टेल्स अस अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स विच यूनाइट एटम्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। And the third point is about electric forces which bind molecules to form solids and liquids. Now, comparison between electrostatic force and gravitational force. इसमें सिमिलरिटीज देखेंगे, डिससिमिलरिटीज देखेंगे। सिमिलरिटीज क्या क्या हैं? बोथ फोर्सेस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ लागू होता है। बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल, यानी कि दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स के रूप में काम करते हैं। बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, दोनों फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। ये इसकी सिमिलरिटीज हो गई। डिससिमिलरिटीज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी होता है। वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव ओनली इन नेचर। सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 to power 39 times to gravitational force. Third point is electrostatic force depends on the medium between charges, while gravitational force not depends on medium between two masses. Now, comparison of charge and mass. मास और चार्ज के बीच में तुलना करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। वाइल मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉट जीरो, नॉट नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। सेकंड, चार्ज कैरिड बाई ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। वाइल मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स वेलोसिटी, यानी कि अगर मूविंग बॉडी है तो उसका जो मास है वो वेलोसिटी के साथ क्या करता है? वेरी करता है, बढ़ता है। वेयर m is rest mass, where m naught is rest mass and m is moving body mass, v is velocity of body and c is velocity of या speed of light. Third point is चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी Q इक्वल टू एन पढ़ा था हमने। मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। फोर्थ पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड। फिफ्थ पॉइंट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव,
while force between two masses are attractive only. Thank you.